साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए आपको पता है हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की इस पे बात करते हैं चैनल पे और हम ग्रेजुएशन पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो यूनिट फर्स्ट है यानी कि हमने सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था और इस यूनिट में हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हमने सेल साइकिल, मेयोसिस, माइटोसिस इनको कंप्लीट कर लिया था, साथ में क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें तीसरे टॉपिक की हम यहाँ पे बात करेंगे जिसे अपन डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं या फिर हिंदी में इसे डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं। इसे हिंदी के अंदर डीएनए प्रतिलिपिकरण कहा जाता है या फिर मैं इसे कह दूं डीएनए की फोटोकॉपी होती है। ठीक है। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जब भी मैंने शुरू के 2 वीडियो बनाए, ठीक है, तो एक वीडियो ऐसी थी जिसमें मैंने जो हिंदी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, यानी कि हिंदी को मैंने ज़्यादा लिखा था वहाँ पे। तो फिर कुछ कमेंट आए कि सर आप बाइलिंगुअल कंटेंट बनाइए, यानी कि इंग्लिश में आप कंटेंट बनाइए। फिर सेकंड वीडियो बनाई तो उसमें मैंने इंग्लिश का कंटेंट ज़्यादा रख दिया, तो वहाँ पे कमेंट आई कि सर हमें तो हिंदी में वीडियो चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है कि मैं जो पीपीटी आपको दिखाई देगी वो आपको बाइलिंगुअली में प्रोवाइड कराऊंगा। बाइलिंगुअली प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या होगा आपको कि दोनों भाषाएं आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ जो ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हिंदी में समझ में नहीं आती तो उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, बाकी जो लैंग्वेज लिखी होती है वो हिंदी के अंदर ही है। ठीक है। इसमें क्या होता है थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है इस पीपीटी को बनाने में, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वीडियोस थोड़े लेट हो जाएंगे लेकिन आपको जो कंटेंट है वो पूरा व्यवस्थित रूप से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यानी जिससे कि मैं जितनी मेहनत वहाँ पे कर रहा हूँ तो उससे मेरे लिए क्या हो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं और आगे मेहनत कर पाऊँ। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बुक्स हैं, ठीक है, जिस बुक से ये कंटेंट बन के आ रहा है यानी कि जो सीबीएच की बुक होती है उसकी जो पीडीएफ है टॉपिक वाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी कि डीएनए एप्लीकेशन तक मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। आगे मैं बात करूँगी यानी कि ये जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है जिस पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ तो ये भी नोट्स फॉर्म में या फिर मैं बात करूँ आपसे पीपीटी की फॉर्म में मैं जो है चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। शुरू की जो 2 वीडियोज़ हैं वो आपको 2 पीपीटीज़ जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, कैसे, यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी और यदि आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है तो आप यहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। ज़्यादा देर ना करें, वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं लेकिन आगे आप कंटेंट देखोगे तो पूरा हिंदी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, इसको किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन का एक मॉडल था जिसे अपन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, इसके बारे में अपन मिसेल्सन और स्टेल का प्रयोग है वो देखेंगे। रूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे, यानी कि कौन कौन से रूल्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए फॉलो किए जाते हैं। फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती हैं। फिर हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, पूरा मेथड देखेंगे, मशीनरी देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। फिर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसके टाइप्स होते हैं अलग अलग, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर एक अलग सीबीएच यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर ये कंटेंट आ जाता है कि यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा बुक के अंदर, उसको भी अपन देखेंगे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशीय, यानी कि एक दिशा में जो चलता है रेप्लिकेशन उसे एक दिशीय कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, और 2 दिशा के अंदर चलता है उसे अपन बाई डायरेक्शनल कहते हैं या फिर द्विदिशीय कहते हैं। ठीक है। बेसिक मैं आपको बताऊं, जो डीएनए रेप्लिकेशन आपको इस इमेज के अंदर समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसे अपन पेरेंट स्ट्रैंड कहते हैं। कुछ नहीं होता, एक डीएनए जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिंगल डीएनए आगे चल के 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कह देते हैं। रेप्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म की मैं बात करूँ, पहले भी आपको बताया था रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी करना, और फोटोकॉपी किसकी हो रही है, तो डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखना, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोशिका अपने डीएनए की एक बिल्कुल समान कॉपी बनाती है, यानी कि फोटो कॉपी करती है। क्योंकि जब सेल डिवाइड हो तो उन्हें 2 न्यू सेल्स को सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिले। जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर तो वहाँ पे हमने देखा था कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक डीएनए पाया जा रहा है, इसको अपन पेरेंट सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पेरेंट सेल कह रहे हैं। पेरेंट सेल जब जो है डिवाइड होगी 2 न्यू सेल बन जाएंगी, यहाँ पे 2 न्यू सेल बन जाएंगी तो 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो उन न्यूक्लियस के अंदर क्या चाहिएगा, 2 अलग अलग डीएनए आवश्यक होंगे। 2 अलग अलग डीएनए आवश्यकता होंगे, यानी कि जो पेरेंट डीएनए होता है उसकी कितनी फोटोकॉपी चाहिए होंगी, 2 फोटोकॉपी चाहिए होंगी। ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे डिवीजन देखते हैं तो वहाँ पे जितना पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वही ट्रांसफर होती है किसके अंदर, डॉटर्स के अंदर या डॉटर सेल के अंदर वही ट्रांसफर होती है, इसलिए ये फोटोकॉपी होती है किसकी, डीएनए। तो डीएनए क्या करता है, अपनी 2 कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, रेप्लिकेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेप्लिकेशन कह देते हैं। ठीक है। चलिए ये जो प्रोसेस है इसे सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहा जाता है। ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सेमी कंजर्वेटिव अपन इसे क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हर नई डीएनए मॉलिक्यूल में एक पुरानी पेरेंट स्ट्रैंड होती है और एक नई बनी हुई स्ट्रैंड होती है। देखना,
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है समझना। शब्द को आप समझेंगे, सेमी का मतलब होता है आधा, कंजर्वेटिव में जो शब्द है वो आता है कंजर्वेशन से। कंजर्वेशन का मतलब होता है हिंदी के अंदर संरक्षित करना। संरक्षित को यदि मैं और हिंदी में लिखूं तो उसका मतलब होता है बचना। यानी कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी उसमें जो आधा भाग होगा वो हमेशा बचा रहेगा। बचा रहने का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। इन दो स्ट्रैंड में से ये क्या है, एक पेरेंट डीएनए है, ये क्या है, पेरेंट डीएनए है। जब ये दो फोटोकॉपी बनेगी, दो फोटोकॉपी बनेंगी तो इसके ये दो स्ट्रैंड हो जाएंगे, ये तो पुराने रहेंगे, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, इनका न्यू जो जनरेटेड स्ट्रैंड है। यानी कि ये जो आधा वाला भाग था जो पेरेंट डीएनए से आधा आया है, इसको अपन क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। यानी कि ये हमेशा आगे चल के बचा रहेगा, इसको अपन कहते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया मिचेल्सन और स्टेल नाम के साइंटिस्ट ने, उसको अपन आगे देखेंगे। इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं सुनना। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में होती है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब सेल डिवीजन से पहले डीएनए डुप्लीकेट होता है, ये हमने देखा था, एस फेज आती है यानी सिंथेसिस फेज आती है, जिसमें डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेशन करता है, अपनी फोटोकॉपी बनाता है। दूसरा, ये प्रोसेस सुनिश्चित करती है कि हर नई सेल को वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो उसकी पेरेंट सेल में थी। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे जो पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वही किसके अंदर आ जानी चाहिए, डॉटर के अंदर भी जानी चाहिए। हर पुरानी स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड बनने के लिए टेम्पलेट का काम करती है, ठीक है। यानी कि ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसके लिए टेम्पलेट का काम करेंगे। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जिसकी जैसी कॉपी बनानी है, यानी कि फोटोकॉपी कर रहा है तो फोटोकॉपी के लिए एक मेन कॉपी भी तो होनी चाहिए जिसकी अपन रेप्लिकेशन करेंगे, यानी जिसकी फोटोकॉपी करेंगे। तो मेन जो डीएनए है, इसके जो दो स्ट्रैंड होती हैं वो किसका काम करती है, टेम्पलेट का काम करती है। यानी कि ये जो रेड वाली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो रेड वाली दिखाई दे रही है, ये तो क्या है, टेम्पलेट के रूप में है। और इसकी देखा देखी जो येलो वाली यहाँ पे बनी है, ये कौन सी है, न्यू कॉपी है, ठीक है। यानी कि न्यू टेम्पलेट है। तो जो पुरानी टेम्पलेट का काम करती है, पुरानी जो स्ट्रैंड होती है वो किसका काम करती है, टेम्पलेट का काम करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नए स्ट्रैंड बनाता है। यानी कि यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। ये प्रोसेस बहुत हाई एक्यूरेसी, यानी कि जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, बहुत हाई होती है, ताकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई गलती ना हो। बहुत एक्यूरेट होता है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें अपन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात करेंगे। तो देखना, सन 1958 में मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या किया, एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया। क्या लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया। उस पर नाइट्रोजन आइसोटोप, यानी कि नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए, एक N14 था और एक N15 था, नाइट्रोजन 14 था, नाइट्रोजन 15 था। क्या उपयोग करके ये सिद्ध किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। इस लाइन से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किसने प्रयोग किया था, तो ये दो नाम आपके सामने पता चल गए। इसके बाद किसके आइसोटोप लिए गए थे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए गए थे। कौन कौन से लिए गए थे, तो N14 था और एक N15 था। आप देखेंगे जो नाइट्रोजन 14 होता है, जो नाइट्रोजन 14 होता है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि आणविक भार है। सामान्य रूप से नाइट्रोजन का जो N14 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, सामान्य रूप से होता है, लेकिन हमने क्या किया, इसका N15 लिया। आइसोटोप था वो N15 लिया, जो किससे कैसा था, हाई वेट का था। जो कैसा था, हाई वेट का था, यानी कि हायर था। कैसा था, हायर था, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ हैवी था, हैवियर था, हैवी भी अपन इसको लिख सकते हैं, जो हैवियर था या फिर हायर वेट वाला था, ठीक है। अब देखना, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में बनने वाले प्रत्येक नए डीएनए अणु में एक पुरानी पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक नई संश्लेषित न्यू स्ट्रैंड होती है। अब समझेंगे हम इसको, देखना। सबसे पहले क्या हुआ, जो ई कोलाई को सबसे पहले एक भारी नाइट्रोजन वाले माध्यम में उगाया। क्या किया गया, भारी नाइट्रोजन वाले माध्यम में उगाया गया। भारी नाइट्रोजन का मतलब क्या था, N15 माध्यम के अंदर उगाया गया। कोई दिक्कत नहीं थी, सबसे पहले N15 के मीडियम के अंदर ही वो क्या हो रहा था, उग रहा था, उसको ग्रो करवाया गया, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या पता चला कि हमें जितने भी डीएनए बन रहे थे ई कोलाई के अंदर, वो सारे के सारे कैसे थे, N15 डीएनए वाले थे, ठीक है। चलिए फिर उन्होंने क्या किया कि उसको उठा के और उन्होंने बैक्टीरिया को हल्के नाइट्रोजन में, यानी कि N14 नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया और डीएनए को रेप्लिकेट होने दिया। रेप्लिकेट होने के बाद क्या देखा कि एक पीढ़ी के बाद डीएनए की जो डेंसिटी थी वो बीच में पाई गई, यानी कि एक पुरानी हैवी और एक नई लाइट स्ट्रेंथ थी। पुरानी क्यों, क्योंकि पहले किस में था, ये N15 के अंदर था, और बाद में हमने इसको किस में डाल दिया, N14 के अंदर डाल दिया। तो एक तो कैसी थी, पुरानी चल रही थी, और दूसरी कैसी आ गई, N14 वाली आ गई। दो पीढ़ियों के बाद ये देखा गया कि हमें दो प्रकार के डीएनए देखे, आधे तो हाइब्रिड थे और आधे कैसे थे, लाइट वाले थे। यानी कि आधे तो कैसे थे, N14 वाले थे, और आधे हाइब्रिड वाले थे। हाइब्रिड का मतलब क्या, तो N14 और N15 दोनों मिक्स थे, और आधे कैसे थे, लाइट वाले थे। अब इस चित्र से हम समझेंगे। इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति का होता है। अब देखना, इससे अपन समझते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, पेरेंट डीएनए।
क्या दिखाई दे रहा है? पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए जो है वो किसके अंदर ग्रो कर रहा है? N14 के अंदर ग्रो कर रहा है, सॉरी किसके अंदर ग्रो कर रहा है? N15 के अंदर ग्रो कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। अब होगा क्या, हमने इसको क्या कर दिया, N14 के अंदर क्या करा दिया, शिफ्ट कर दिया। किसके अंदर शिफ्ट कर दिया? N14 के अंदर शिफ्ट कर दिया, यानी कि लाइट मीडियम के अंदर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे ही हमने शिफ्ट किया और फर्स्ट जनरेशन के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो हमें क्या मिलता है कि दो प्रकार के डीएनए यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। एक तो इसमें जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, ये तो न्यू सिंथेसिस वाली है, ये तो कैसी है? न्यू सिंथेसिस है। और ब्लू वाली कैसी है? ऑरेंज, सॉरी जो ब्लू वाली है वो कैसी है? ओल्ड चली जा रही है, यानी कि पेरेंट वाला डीएनए है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमें ये दिखाई दे गया। सेकंड जनरेशन में हम क्या देखते हैं कि हमें दो प्रकार के डीएनए दिखाई दिए। कितने प्रकार के दिखाई दिए? दो प्रकार के डीएनए दिखाई दिए। आधे तो ऐसे थे हमें जो हाइब्रिड दिखाई दे रहे थे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है देखना, इसमें जो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है, यानी कि जो N15 वाली है एक चेन तो, और दूसरी कैसी है इसके अंदर? N14 वाली है। और जो दूसरा यानी कि 50% हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? आधे वाले कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? आधे जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं? लाइट चेन वाले हैं। कैसे हैं? लाइट है, यानी कि N14 वाले हैं, ठीक है। और आधे हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसको यदि मैं मान लूँ, इसको आप देखना, इसको यदि मैं मान लूँ 1 नंबर, सॉरी इसको मैं मान लूँ 1 नंबर, इसको मैंने मान लिया 2 नंबर, और ये वापस कैसा आ गया? 1 नंबर वाला आ गया, ठीक है। तो 50-50 का रेशियो आ गया, यानी कि आधे तो कैसे हैं? हाइब्रिड वाले हैं, ये तो कैसे हैं? हाइब्रिड वाले हैं, ये कैसे हैं? हाइब्रिड वाले हैं, और आधे कैसे हैं? लाइट वाले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? सारे के सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं। और सॉरी जब अपन सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? आधे तो लाइट दिखाई दे रहे हैं और आधे कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाइब्रिड दिखाई दे रहे हैं, यानी मिक्स वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? रूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के रूल कौन कौन से होते हैं। तो देखना, डीएनए रेप्लिकेशन कुछ निश्चित जैविक नियम यानी बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें नई बनी डीएनए कॉपी सटीक यानी एक्यूरेट बन सके और मूल डीएनए के समान यानी कि आइडेंटिकल बन सके। सबसे पहले रूल की हम पे बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर का रूल हमारे सामने आता है कि सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षण नियम। ये हमने पहले देख लिया था, अभी इसको देखते आ रहे हैं, वापस समझ लेते हैं। हर नई डीएनए मॉलिक्यूल में एक पुरानी पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक नई बनी हुई स्ट्रैंड होती है, इसे अपन सेमी कंजर्वेटिव रूल कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसी बनी रहती है? समान बनी रहती है, ठीक है। चला, अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा आपका समझना कि अर्ध संरक्षण नियम का पालन करता है, इसके लिए सही कथन कौन सा है, क्यों? तो कारण भी यदि आपसे पूछेगा तो इसका कारण ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि फर्स्ट जो जनरेशन होती है और जो सेकंड जनरेशन होगी उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कैसी रहेगी? सेम बनी रहेगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड रूल की हम यहाँ पे बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, यानी कि पूरक बेस, पूरक क्षार। कॉम्प्लीमेंट्री बेस के लिए एक रूल फॉलो होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? चारगाफ का नियम कहते हैं। चारगाफ के नियम के अनुसार क्या होता है कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमिन से, और गुआनिन हमेशा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है। इसमें होता क्या है कि इससे नई स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड का सही क्रम बनता है। देखना, चारगाफ का रूल क्या कहता है कि दो प्रकार के जो है बेस पेयर पाए जाते हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स की बात करें तो यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन्स कौन से होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। और थाइमिन और साइटोसिन क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं। ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। और कैसे बॉन्ड बनते हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? डबल बॉन्ड बनते हैं। दूसरा, ग्वानिन जो हमेशा बॉन्ड बनाता है वो किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये कौन से बॉन्ड होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, यानी कि यहाँ पे मान के चलिए मैं स्ट्रैंड बना रहा हूँ किसका? ये एक पेरेंट का स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है। इस पे जब जो नया डीएनए बनेगा, नया जो डीएनए बनेगा, तो मान के चलिए इस पेरेंट के ऊपर है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ATGC AT, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि यहाँ पे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? इसके बेस पेयर जो बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, यानी कि इसके पूरक बनेंगे। पूरक का मतलब टी के सामने क्या आएगा? हमेशा ए आएगा। ए के सामने क्या आएगा? टी आएगा। सी के सामने क्या आएगा? जी आएगा। जी के सामने क्या आएगा? सी आएगा। टी के सामने ए आएगा और ए के सामने टी आएगा। हमेशा इसके पूरक ही चलेंगे। इस प्रकार से इनमें क्या बनते चलेंगे? बॉन्ड बनते चलेंगे और नए स्टैंड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। न्यू जो स्टैंड है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल आता है वो कैसा है? डायरेक्शनल रूल, यानी कि दिशात्मक नियम। दिशात्मक नियम क्या कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5' प्राइम से 3' प्राइम दिशा में होता है। ये आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। नए जो न्यूक्लियोटाइड है वो सिर्फ बढ़ती हुई स्ट्रैंड यानी कि 3' छोर पर हमेशा जुड़ते जाते हैं। देखना, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? दो स्ट्रैंड होते हैं। ये आपको यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। एक होता है 3' से 5' रहा, दूसरा इसका पूरक होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कैसा होगा? 3' से 5' यानी 5' से 3' होगा। इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं आपस में। जब इसको अपन अनकॉइल करते हैं या फिर अनबाइंड करते हैं आपस में, तो जो डीएनए हमेशा बनता जाता है वो किससे बनता है? 5' से
5 डैश सिरे से और 3 डैश की ओर हमेशा बनेगा। चूँकि यहाँ पे 3 डैश है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से शुरू कैसे होगा, 5 डैश से शुरू होगा। और इधर जब ये बनता हुआ चलेगा तो यहाँ पे 5 डैश है तो लास्ट तक क्या पहुँचना चाहिए, 3 डैश पहुँचना चाहिए। ठीक है, आगे सुनना। ये नीचे वाला जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, 3 डैश से 5 डैश बन रहा है, और हमें बनाना किसे है, 5 डैश से 3 डैश की ओर बनाना है। तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है जिसे अपन लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये हमेशा टुकड़ों में बनता है। ये जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है ये तो कैसा बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है, एक सीध में बनता है, यानी कि टुकड़ों में नहीं बनता, सीधा बनता है जिसे अपन लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये कैसा बनता है, टुकड़ों में बनता है। यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जैसे जैसे ये अनवाइंड होता जाएगा आगे की तरफ, जैसे जैसे अनवाइंड होता जाएगा और टुकड़ों में ये बनता हुआ चला जाएगा। तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा किसमें होता है, 5 डैश से 3 डैश की दिशा में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से 5 डैश बनेगा 3 डैश तक, फिर वापस ये 5 डैश से बनेगा 3 डैश तक, इस तरीके से चलता हुआ चलेगा। चौथे रूल की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो क्या होता है, टेम्पलेट का रूल होता है। टेम्पलेट का रूल क्या होता है कि हर पुरानी स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड बनने के लिए टेम्पलेट का काम करती है। ये मैंने पहले आपको बता दिया। इसका फायदा क्या है, तो इससे दोनों नई डीएनए मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे पेन बढ़ते हैं। अगला आता है एंजाइम आधारित नियम। एंजाइम आधारित नियम क्या कहता है, सुनना। यह पूरा प्रोसेस अलग अलग एंजाइम की मदद से होता है जो हर स्टेप को कंट्रोल करते हैं। सुनना, कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं। सबसे पहले हेलिकेज नाम का एंजाइम काम आता है, जो क्या करता है, डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम करता है, यानी कि खोलने का काम करता है। यहाँ पे आपको डीएनए स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे आपको डीएनए स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है। ये डीएनए स्ट्रैंड कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से था। इनमें क्या बने हुए थे, बॉन्ड बने हुए थे, यहाँ पे बॉन्ड बने हुए थे, बॉन्ड बने। तो सबसे पहले यहाँ से इसको खोलने का काम करेगा, यहाँ से क्या करेगा, खोलने का काम करेगा, इसको अनबाइंड करने का काम करेगा। तो एक एंजाइम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इस एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज एंजाइम। क्या नाम है, हेलिकेज एंजाइम, जो इस हेलिक्स को क्या करेगा, खोलने का काम करेगा। और जब इसने खोल दिया तो खोलने के बाद आप देख पा रहे हैं डीएनए स्ट्रैंड कैसे हो गए, कुछ इस प्रकार से हो गए। डीएनए स्ट्रैंड कुछ इस प्रकार से हो गए। तो कौन सा एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलो आगे होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है। ये जो एंजाइम आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि क्या कर रहा है, नए नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, नए नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं और उनको क्या करेगा, यहाँ पे ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, अगला होता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। ये अभी आपको आगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको अपन क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इनको बाद में ज्वाइंट किया जाएगा, यानी कि इनको यहाँ पे टाँका लगाया जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, आपका लाइगेज नाम का एंजाइम करेगा। ठीक है, अगला देखना। अगला जो रूल है वो क्या कहता है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड नियम। ये क्या कहता है, सुनना, रेप्लिकेशन हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड पर लगातार और लैगिंग स्ट्रैंड पर टुकड़ों में के रूप में होती है। यानी रेप्लिकेशन कैसा होता है, सुनना, यहाँ पे जो एक लाइन में चल रही है इसको तो अपन कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये टुकड़ों में हो रहा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है कि चीज़ें लैग कर रही हैं। लैग का मतलब कहता है पहले थोड़ी चली, फिर टुकड़ा टूट गया, फिर बना, फिर टूट गया, फिर बना, फिर टूट गया। तो ऐसे टुकड़ों में चल रही है तो इसको अपन क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कह देते हैं। दो प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। अगला आता है फिडिलिटी का नियम। फिडिलिटी का नियम, फिडिलिटी मतलब होता है सटीकता का नियम। डीएनए पॉलीमरेज में त्रुटि सुधारने की क्षमता होती है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी बनी होती है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, डीएनए, आगे भी हम पढ़ेंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये काम करता है और इस चीज़ को अपन कहते हैं प्रूफ रीडिंग। क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जुड़ गए, तो वापस में क्या करता है डीएनए रेप्लिकेशन, एक सॉरी डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक वापस चक्कर लगाता है पूरे। और चक्कर लगाने के बाद क्या करता है, यहाँ से सही न्यूक्लियोटाइड को जुड़े रहने देता है। मान चलिए कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया तो उसको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही काम कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग कर रहा है, ये जुड़ रहा है। यहाँ पे जुड़ने के बाद जो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड है वो नए स्ट्रैंड पर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या करेगा, इसको डीएनए पॉलीमरेज डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे गलत जुड़ गया। गलत जुड़ने के बाद इसको यहाँ पे क्रॉस लगा के इसको रिमूव कर दिया जाएगा, यानी इसको हटा दिया जाएगा। ठीक, आगे सीखना। रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, प्राइमर की आवश्यकता होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, खुद से रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकता। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गए, रूल हो गए किसके, डीएनए रेप्लिकेशन के। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो देखना। सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता होगी, यानी कि एक डीएनए खुद तो ऐसा चाहिएगा जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन का काम करेगा। उसको अपन क्या कहेंगे, डीएनए टेम्पलेट कहेंगे। मूल या पेरेंटल डीएनए नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने के लिए टेम्पलेट का काम करता है। इससे क्या होगा, सुनना, ईच स्ट्रैंड गाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल। बेस पेयरिंग रूल के अनुसार क्या करता है, वो नए स्ट्रैंड को बनने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और बेस पेयर किस प्रकार से बनते हैं, एक जुड़ता है टी के साथ और जी जुड़ता है सी के साथ। अगली आवश्यकता होगी हमें किसकी, दूसरे नंबर पर चीज़ चाहिए किसकी, प्राइमर की। प्राइमर कौन सा चाहिएगा, हमें यहाँ पे आरएनए प्राइमर चाहिएगा। क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिएगा। डीएनए संश्लेषण शुरू करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए एक छोटा आरएनए का टुकड़ा चाहिए होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं।
ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, 3OH सिरा प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट सुनना, कि डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि ये हमें 3OH सिरा प्रोवाइड कराता है, जिस पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। मैंने केवल उन्हीं लाइनों को मेंशन किया है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो उनकी पड़ेगी, एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। देखना, वापस आ गई वही सारी चीज़। सबसे पहले हेलिकेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या करेगा, डबल हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम करेगा, यानी कि खोलने का काम करेगा। किसका काम करेगा, खोलने का काम करेगा। दूसरा, हमें प्राइमेज नाम के एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि सिंथेसाइज करेगा किसको, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा, संश्लेषित करेगा। फिर हमें डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइडों को ऐड करेगा और नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करेगा। फिर हमें लाइगेज नाम के एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ओकासाकी फ्रेगमेंट को आपस में क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, जो कि लैकिंग स्ट्रैंड पर बन रहे हैं। फिर टोपो आइसोमरेज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि क्या करेगा, रिमूव करेगा सुपर कॉइलिंग एंड टेंशन को। इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, सुनना। जैसे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अनवाइंड हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये डीएनए अनवाइंड हो रहा है। तो जैसे आप रस्सी के दोनों सिरों को खोलते हैं, इसको आप इधर पकड़ के खींचोगे, इसको आप इधर पकड़ के खींचोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, टेंशन बन जाएगी, यानी कि ऐंठन आ जाएगी। इस पूरे में क्या आ जाएगी, ऐंठन आ जाएगी। तो इस ऐंठन को कम करने का काम कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज करेगा। कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज करेगा, ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए जब अनबाइंड हो रहा है, डीएनए खोलने पर उत्पन्न हुई ऐंठन को कम करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो टोपो आइसोमरेज करता है। ठीक है, अगला सुनना, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे अपन एसएसबी कह देते हैं। एसएसबी क्या होते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं कि ओपन डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि सुनना वापस, इसमें क्या होता है, एसएसबी का काम क्या होता है, देखना, कि हमने क्या किया, इस डीएनए के फॉर्क को खोलना शुरू किया, यहाँ से इस तरीके से डीएनए फॉर्क को हमने खोलना शुरू किया। अब यहाँ पे जो इनके बने हुए हैं, जिनको हमने, जिन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने तोड़ा है, एक बार के लिए आप समझना, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने क्या किया, आपस में तोड़ा है। यहाँ पे क्या किया, हमने तोड़ा है, इन हाइड्रोजन को तोड़ा है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये एक दूसरे को पास पास आने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इन पे क्या चिपका दी, एसएसबी प्रोटीन चिपका दी। क्या चिपका दी, एसएसबी प्रोटीन चिपका दी। एसएसबी प्रोटीन जब इनके ऊपर चिपक गई, तो इन्होंने एक दूसरे को अटैक करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अटैक करना बंद कर दिया, तो ये क्या रहे, ये अपनी दिशा में खुला रहा और ये अपनी दिशा में खुला रहा। तो एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, स्टेबलाइज करती है ओपन डीएनए स्ट्रैंड को, यानी कि वो डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो कैसे रहे, ओपन ही रहे। ठीक है, तो एंजाइम की आवश्यकता होगी। अब सुनना, हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट आ गया, जिस पर रेप्लिकेशन होगा। दूसरा आरएनए प्राइमर आ गया, जो कि रेप्लिकेशन को शुरू कराएगा। तीसरे नंबर पे हमारे सामने क्या आ गए, एंजाइम आ गए। आगे देखना, चौथे नंबर पर हमें आवश्यकता है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, जो कि यहाँ पे जुड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड की हमें आवश्यकता होती है। देखना, डीएनए बनाने के लिए चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन से, सबसे पहले डीएटीपी होता है, डीटीटीपी होता है, डीजीटीपी होता है और डीसीटीपी होता है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं और एनर्जी भी हमें प्रोवाइड कराते हैं बाय ब्रेकिंग हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। सुनना, जब हमें यहाँ से इन बॉन्डों को तोड़ने की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, जब हमें यहाँ से इन बॉन्डों को तोड़ने की आवश्यकता हुई, यानी कि यहाँ पे अनबाइंड करने का काम करना पड़ रहा है, हमें अनबाइंड करने का काम करना पड़ रहा है, अनबाइंड कर रहे हैं हम इसे, यहाँ से ये बॉन्ड जब टूटेंगे तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी इनसे आएगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इनसे आएगी। सुनना, मान के चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएटीपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएटीपी में से एडिनोसिन के पास कितने फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन के पास ट्राइफॉस्फेट है, तो एडिनोसिन के पास जो मोनोफॉस्फेट बचेगा, एक मोनोफॉस्फेट बचेगा, वो तो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड के रूप में काम करेगा। और वो एडेनिन जाके जुड़ जाएगा किसके पास, डीएनए के पास। किसके पास जाके जुड़ जाएगा, डीएनए के पास। बाकी जो इसके पास बाईफॉस्फेट बनेगा, क्या बनेगा इसके पास, बाईफॉस्फेट बनेगा। वो क्या करेंगे, एनर्जी की क्या देंगे, एनर्जी देंगे। वो क्या देंगे, एनर्जी देंगे। और क्या देंगे, एनर्जी देंगे। और उस एनर्जी से, सॉरी, उस एनर्जी से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग वाली प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगली हमें किसकी आवश्यकता होगी, पांचवें नंबर पर हमें आवश्यकता होगी किसकी, मैग्नीशियम आएंगे। मैग्नीशियम क्या करेगा, सुनना, मैग्नीशियम आयन डीएनए पॉलीमरेज के लिए सह घटक यानी को फैक्टर के रूप में काम करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। केवल इनका इतना ही काम होता है। 6 नंबर पे हमें किसकी आवश्यकता होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, यानी रेप्लिकेशन जहाँ से शुरू होगा। एक पॉइंट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक निश्चित स्थान से शुरू होता है, यानी ओरिजिन से शुरू होता है। एक पॉइंट होता है जहाँ से दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, ओराई पॉइंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ओराई पॉइंट कह देते हैं। ये अभी पिछले साल पेपर में पूछा भी गया था। यू कोलाई के अंदर, सॉरी, ई कोलाई के अंदर हम यदि इसे बात करें तो इसको ओराई सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओराई सी कहा जाता है। इसके बाद हमें अनुकूल परिस्थितियाँ भी चाहिए होंगी। किस क्या चाहिए होंगी, हमें फेवरेबल कंडीशन चाहिए, सूटेबल कंडीशन चाहिए, जैसे अपन अनुकूल परिस्थितियाँ कहते हैं। यह प्रक्रिया सही तरीके से चलने के लिए उचित तापमान, पीएच और आयनिक परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। ठीक है,
देखना, ये रेप्लिकेशन होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट के अंदर आता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर हमें पता है डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीए सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा प्लाज्मिड भी पाया जाता है। तो हम सर्कुलर डीएनए की बात करें तो जहाँ से क्या शुरू हो रहा है, एक शुरू हो रहा है क्या, रेप्लिकेशन, उस पॉइंट को अपन कह देते हैं ओराई पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इसको अपन कहेंगे पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड अपन ने क्या कह दिया। इसके बाद यहाँ से बॉन्ड टूटना क्या होगा, शुरू होगा, बॉन्ड टूटना शुरू होगा, शुरू होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड बनती हुई जा रही है, यानी रेप्लिकेशन बनता हुआ यहाँ से चल रहा है। धीरे धीरे हम देखेंगे तो यहाँ से रेप्लिकेशन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के बाद ये जो है एक छल्ले से एक छल्ला यहाँ पे पूरा हो गया, इसके बाद ये कितने छल्ले बन गए, दो छल्ले बन गए, और दो छल्ले क्या हो जाएंगे यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, तो ये एक डीएनए हो गया, ये दूसरा डीएनए हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या कितने बन गए, दो डीएनए बन गए, तो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखना अब अपन किसकी बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि अब यहाँ पे मैकेनिज्म काम आएगी। देखना मैकेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखना डीएनए रेप्लिकेशन एक क्रमबद्ध जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल दो समान डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। ये प्रोसेस कब होती है, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड इन्वॉल्व सेवरल एंजाइम एंड स्टेप, यानी कि ये कब होती है, एस फेज में होती है, इसमें कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो स्टेप होता है उसे अपन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं या फिर आरंभिक चरण कहते हैं। इसमें होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एक निश्चित स्थान से शुरू होता है, जिसे अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं या फिर ओराई साइट कह देते हैं, ये हमने पढ़ लिया। हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले आता है, डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है और बेसों के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। यहाँ पे देखना, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड पर ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या हेलिकेज एंजाइम है, दोनों तरफ से जुड़ा और इन बॉन्डों को क्या कर रहा है, यहाँ से तोड़ने का काम कर रहा है, इन बॉन्डों को यहाँ से क्या कर रहा है, ब्रेक करने का काम कर रहा है, ब्रेक करने का काम करते इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, हेलिकेज ने क्या कर दिया, इनको खोल दिया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाई आकार की संरचना बन जाती है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कह देते हैं। फॉर्क का मतलब होता है कांटा, तो ये कैसी बाई शेप की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एसएसबी, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, अलग हुई डीएनए स्ट्रैंड को एसएसबी प्रोटीन इस तरह रखते हैं ताकि वो दोबारा ना जुड़े। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की क्या जुड़ गई, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन जुड़ गई, क्या जुड़ गई, एसएसबी प्रोटीन जुड़ गई, जो कि इनको आपस में अट्रैक्ट करने से क्या करती हैं, बचाव करती हैं, वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। हेलिकेज एंजाइम अपना काम कर रहा है और यहाँ पे एसएसबी जुड़ गई, जिससे कि क्या होगा, ये आपस में दोनों खुले रहेंगे। तीसरे नंबर पर आता है हमारे सामने क्या, प्राइमर का निर्माण। तो प्राइमेज नाम का एंजाइम है, हर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है। ये रहा आपका क्या, आरएनए प्राइमर, एक 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, जिसे अपन आरएनए प्राइमर कहते हैं। यह क्या करता है, यह प्राइमर नई स्ट्रैंड के निर्माण के लिए 3OH सिरा क्या करता है, प्रदान कराता है, ठीक है। देखना यहाँ पे 3 से 5 है और निर्माण किससे होगा, 5 से 3 की ओर होगा। यहाँ पे 5 से 3 है, तो जब यहाँ पे आरएनए का प्राइमर अपन थोड़ा सा जोड़ देंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, 3 सिरा प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे 3 है लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए 3। तो यहाँ से इस तरफ क्या होगा, निर्माण होगा ओकाज़की फ्रेगमेंट के रूप में, ठीक है। चलिए ये आपने समझ लिया, आगे अपन बढ़ते हैं। 4 नंबर पे प्रोसेस आता है हमारे सामने, जिसका नाम है क्या, एलोंगेशन, लंबाई का बढ़ना। कौन सा आता है, लंबाई का बढ़ना। इसमें होता क्या है, देखना ऑन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस 5 से 3 डायरेक्शन। लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए लगातार बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिसे अपन ओकाज़की फ्रेगमेंट कह देते हैं। देखना हम यहाँ से देख रहे हैं 3 से 5 की तरफ चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो इस जो नया यहाँ पे बन रहा है, ये किससे बन रहा है, 3 से 5 की ओर बन रहा है। और बना कौन रहा है, ये आपको पता है कौन है, डीएनए पॉलीमरेज है। कौन है, डीएनए पॉलीमरेज है। तो चूंकि इसमें जो डीएनए का फॉर्मेशन है, नई डीएनए लगातार हो रही है, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, जो कि इसको अनबाइंड करने का काम कर रहा है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ऐठन को कम करने का काम कर रहा है। तो चूंकि ये एक साथ बन रही है, कंटिन्यूस बन रहा है, और किससे बन रहा है, 5 से 3 की तरफ बनता है, तो इसे अपन क्या कह देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कह देते हैं। वही दूसरे हम इस फॉर्क की बात, यानी दूसरे हम स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, जो कि कैसा होता है, 3 से 5 होता है। इसमें क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट है छोटे छोटे इसमें बनते हैं, टुकड़ों में बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनते हैं, जो कि 5 से 3 की ओर बन रहे हैं। इन फ्रेगमेंट को क्या कहा जाता है, ओकाज़की फ्रेगमेंट कहा जाता है। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, आरएनए प्राइमर, क्योंकि इसने क्या प्रोवाइड किया है, 3 को प्रोवाइड कराया है। और इस स्ट्रैंड को चूंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्क मूव कर रहा है किधर, इधर की डायरेक्शन में, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है वो इधर की तरफ चल रहा है, राइट डायरेक्शन में चल रहा है। अगला स्टेप आता है, यानी कि यहाँ पे अपना जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा और इसको हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, आरएनए प्राइमर को हटाकर उसकी जगह नई डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चलता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, प्राइमर को हटा देगा। स्टेप 6 के अंदर क्या होगा, ओकाज़की टुकड़ों को जोड़ा जाएगा। तो डीएनए लाइकेज नाम का एंजाइम आता है, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के सभी ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़कर एक पूरी डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। पहले अपन 5 नंबर स्टेप पे चलते हैं।
यहाँ पे क्या था, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, और आरएनए प्राइमर है। इसके बाद जैसे ही यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, क्या सॉरी आरएनए, हाँ सॉरी हाँ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइमर को रिमूव कर देगा। प्राइमर को रिमूव करने के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। पांचवें नंबर पर क्या होगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहे हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, आपस में जोड़ने का काम करेगा, जिससे कि ये कंप्लीट डीएनए की एक धागा बन जाएगा। ठीक है, इसको काम कौन करता है, लाइगेज नाम का एंजाइम काम करता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट समापन चरण आता है, यानी कि टर्मिनेशन आती है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब पूरा डीएनए मॉलिक्यूल कॉपी हो जाता है तो रेप्लिकेशन प्रक्रिया रुक जाती है। परिणाम स्वरूप दो समान डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसमें एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड होती है। वापस से समझेंगे, यहाँ पे ओराई पॉइंट है, यानी कि यहाँ से शुरू होगा, शुरू होने के बाद यहाँ पे प्राइमेज नाम का एंजाइम आ जाएगा, पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाएगा, आरएनए प्राइमेज यहाँ पे जुड़ गया, सारा काम चल रहा है इधर की तरफ और इधर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन चल रहा है। बाद में क्या होगा, यहाँ से प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव करने के बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे दो डीएनए के स्ट्रैंड बन गए, जिसमें ब्लू कलर का जो है, इसमें ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये तो पेरेंट है, और जो ऑरेंज कलर में बना है वो क्या है, आपका डॉटर है, यानी कि नया बना है, न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, इस तरीके से एक एक डीएनए से कितने बन गए, दो डीएनए बन गए, एक डीएनए से कितने बन गए, दो डीएनए बन गए। ठीक है, आगे देखना, समरी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, जिसको आप देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पे लेके आप रख सकते हैं। सबसे पहले हेलिकेज नाम का एंजाइम है। हेलिकेज नाम का एंजाइम क्या करता है, देखना, अनबाइंड करता है डीएनए हेलिक्स को, डीएनए को खोलने का काम करता है। एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, खुली स्ट्रैंड को स्थिर रखने का काम करती है, स्टेबलाइज करती है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, डीएनए के तनाव को हटाता है, सुपर कोलिंग को रिमूव करता है। प्राइमेज नाम का एंजाइम क्या करता है, सिंथेसिस आरएनए प्राइमर करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, हटाता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ओकोजा की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। स्लाइडिंग क्लैंप क्या करते हैं, होल्ड पॉलीमरेज इन प्लेस, पॉलीमरेज को स्थिर रखने का काम करते हैं। आरएनएज एच क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है, आरएनए प्राइमर को हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार। अगला हमारे सामने आ गया कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार। देखना, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में नई डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कई प्रकार के पाए जाते हैं, हर एक का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे इसका इकोलाई का। प्रोकैरियोट्स में मुख्य रूप से तीन प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट की हम बात करें तो इसको खोजा था आर्थर कोहनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2022 में जो हुआ था, ठीक है, एग्जाम जिसमें हम पास हुए थे उस वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कोहनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। ये क्या करता है, प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है, गैप को फिलिंग करने का काम करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके स्पेशल फीचर क्या है, तो आरएनए प्राइमर को हटाकर डीएनए न्यूक्लियोटाइड से जगह को भरता है। प्राइमर को हटा दिया तो क्या बनना पड़ेगा, उसके डीएनए न्यूक्लियोटाइड लगाने पड़ेंगे, और ये प्रूफ रीडिंग का काम करता है। ये प्रश्न आपका बन सकता है इस बार, प्रूफ रीडिंग का काम कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस क्षमता ये रखता है। अगली हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो इसको खोजा गया था 1970 के अंदर। ये क्या करता है, डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। डीएनए में कहीं पे कोई डैमेज हो गई या एरर हो गई, उसको ठीक करने का काम करता है। प्रूफ रीडिंग करता है, लेकिन रेप्लिकेशन में मुख्य भूमिका इसकी नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसकी क्या काम है, तो 1972 के अंदर इसको खोजा था। ये क्या है, मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पर डीएनए सिंथेसिस करा रहा है, यानी कि मेन जो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है वो कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। और अगला जो काम आता है वो किसका था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का था, सेकंड का इतना कोई रोल नहीं होता। ये सबसे फास्ट और प्रोग्रेसिव पॉलीमरेज है। इसका अल्फा सब यूनिट पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बहुत डीपली लाइन है ये, कि यदि पॉलीमरेज थर्ड की हमें बात करें तो इसमें कौन सी सब यूनिट काम करती है, तो अल्फा सब यूनिट यहाँ पे काम करती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे हम बात करें यूकैरियोट सेल, जैसे मानव कोशिकाएं होती हैं, ह्यूमन सेल्स होती हैं, इनमें डीएनए पॉलीमरेज के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्फा, फिर होता है बीटा, फिर होता है गामा, फिर होता है डेल्टा, फिर होता है एप्सिलॉन। ठीक है, एक एक के फंक्शन की हमें बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन को, यानी प्राइमरेज एक्टिविटी ये भी रखता है। और यह डीएनए आरएनए डीएनए प्राइमर बनाता है जो सिंथेसिस की शुरुआत करता है। दूसरा आ गया डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ये क्या करता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, डीएनए रिपेयर करने वाला एंजाइम है। बेस एक्सीजन रिपेयर में ये कार्य करता है, यानी कि गलत बेस पेयर ना हो जाए, डैमेज डीएनए बेसिस को रिप्लेस करने का ये काम करता है। अगला होता है डीएनए पॉलीमरेज गामा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के लिए सिंथेसिस कौन करता है, तो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कौन करता है, डेल्टा करता है। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी ये करता है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन,
जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये लीडिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस करता है, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड पर जो लगातार डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और इसकी हाई फिलिडिटी एंजाइम होता है, यानी कि इसकी सटीकता बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत हाई एक्यूरेसी से ये काम करता है। तो अपने काम के तो देखना है कौन कौन से हुए, एक तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो कि लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए सिंथेसिस करा रहा है, और दूसरा हो गया हमारे सामने कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या करा रहा है, डीएनए की सिंथेसिस करा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं कि डीएनए को शुरू कौन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज को शुरू कौन कराता है, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कराता है। इसको हमने पिछले में भी देख लिया। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही आपके काम की चीज़ें, मैंने इसके लिए इसको मेंशन कर दिया। अगला हमारा टॉपिक आता है यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है देखना। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशीय और बाई डायरेक्शनल मतलब होता है द्विदिशीय। सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हर ऑर्गेनिज्म में समान मूल सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन रेप्लिकेशन फॉर्क की दिशा के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। पहली होती है यूनिडायरेक्शनल और दूसरी होती है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, रेप्लिकेशन की दिशा यह निर्धारित करती है कि रेप्लिकेशन फॉर्क डीएनए मॉलिक्यूल पर एक और बढ़ेगा या दोनों ओर। ठीक है, यानी कि या तो रेप्लिकेशन इन दोनों पे एक साथ चलेगा, ठीक है, यानी एक रेप्लिकेशन चल रहा है इधर से इधर और दूसरा रेप्लिकेशन चल रहा है इधर से इधर, इसको तो अपन कह देंगे बाई डायरेक्शनल। और एक होता है कि एक ही स्टैंड पर काम होगा या फिर दोनों स्टैंड पर काम होगा और दोनों किधर की तरफ गति कर रहे होंगे, इधर की तरफ, यानी कि एक ही तरफ चल रहे होंगे, उसको अपन कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं। यूनिडायरेक्शनल की डेफिनेशन की मैं बात करें तो जब डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही दिशा में चल रहा हो, यानी कि फॉर्म सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा हो, तो इसे अपन यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कह देते हैं। इसमें केवल एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, डीएनए सिंथेसिस एक ही दिशा में आगे बढ़ती है और ये आमतौर पर कुछ प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड और कुछ वायरस जैसे कि डेल्टा एक्स 174 और बैक्टीरियोफेज के अंदर ये पाया जाता है। प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करें तो सुनना, रेप्लिकेशन एक फिक्स्ड ओरिजिन पॉइंट, एक ओराई पॉइंट से शुरू होता है। हेलिकेज नाम का एंजाइम डीएनए को खोलता है और केवल एक दिशा में रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता है। एक स्टैंड पर कंटिन्यूस लीडिंग और दूसरे पर डिसकंटिन्यूस लैगिंग सिंथेसिस होता है। पूरा डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होने तक फॉर्क आगे बढ़ता हुआ जाता है। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे, मान के चलिए ये ओराई पॉइंट था, यहाँ से आपका शुरू हुआ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन एक ही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें एक जो है स्ट्रैंड वो पुराना है और एक नया है, और इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट 1 से 2 डीएनए पूरे हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किसमें यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड ऑफ सम बैक्टीरिया और सर्टेन सर्कुलर वायरल डीएनएज। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा हमारे सामने आता है द्विदिशीय प्रकृति प्रतिकृति, जिसे अपन बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। बायडायरेक्शनल में सुनना डेफिनेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता हो तो इसे बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसमें दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, दोनों फॉर्क दूसरे के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक इधर बढ़ेगा तो दूसरा इधर से शुरू होकर इधर बढ़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट ही चल रहे हैं। यह रेप्लिकेशन की सबसे आम पद्धति है जो इक्वलाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हो सकती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद प्रोसेस की बात करें तो रेप्लिकेशन का जो ओराई पॉइंट होता है से हेलिकेज डीएनए को खोलना शुरू करता है। दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, एक दाएं और एक बाएं दिशा में चलता है। डीएनए पॉलीमरेज दोनों दिशाओं में नई स्ट्रैंड बनाता है, अंत में दोनों फॉर्क मिलकर रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका एग्जाम्पल से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखना इकोलाई क्रोमोसोमल डीएनए जिसे अपन सर्कुलर डीएनए कह देते हैं, हमने पहले देखा था, और यूकैरियोटिक लीनर डीएनए जिससे जो भी मनुष्य का डीएनए होता है, ह्यूमन का, इसके अलावा जो यीस्ट का डीएनए होता है, इसमें रेप्लिकेशन कहता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों दिशाओं में ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो है कंप्लीट हो गया। अपना क्या कंप्लीट हो गया देखना, रेप्लिकेशन अपना कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। बुक्स में से जो पीडीएफ थी इसमें से जो मैंने आपको बता दूं कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, यानी कि ये जो नोट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये मैंने बुक से ही बनाए हैं। कौन सी बुक है अपने पास, सीबीएच की बुक है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो एल के मॉड्यूल्स हैं वहाँ से मैंने इस कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। तो ये जो पीपीटी है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यदि आपको थोड़ा भी लगता है कि ये जो मेहनत वाला काम है आपको थोड़ा भी सपोर्ट लगा, अच्छा लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करें, आप लाइक कर दें वीडियो को जिससे मोटिवेशन मिले। कोई कमेंट भी कर सकते हैं अगले टॉपिक किस में आपको वीडियो चाहिए। बाकी मेरा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन आएगा। और फिर हम किसकी बात करें, आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।